बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया? ये बड़ा सवाल है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया ऐसे समय पर जब भारत पेंडेमिक के तीसरे दौर से जूझ रहा है और इस दौर में एक बार फिर से कई ऐसी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ जो सर्विस सेक्टर में आती है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, होटल हो, रेस्टोरेंट है। उन सबको कुछ दिनों तक बंद रहना पड़ा। बेरोजगारी एक बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है इस सब के कारण, और हेल्थ पर फिर से खर्चे की जरूरत थी। क्या इस सब पर ये बजट खरा उतरा? इसी पर हम चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। आपका स्वागत है, मैं हूं तमन्ना इनामदार। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कबीर सूरी, वो प्रेसिडेंट है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। देवेंद्र कुमार पंत, इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट है। अविनाश शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज़ेबपे के सीईओ है। ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इस बजट पे एक बहुत बड़ा ऐलान रहा है कि क्रिप्टो एसेट्स पर 30% तक टैक्स लिया जाएगा। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी हीरानंदानी ग्रुप, और उनसे हम जानेंगे कि क्या इंडस्ट्री के लिए ये बजट ठीक था। तो स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले हम इकोनॉमिक व्यू लेते हैं। पंत जी, आप शुरू कीजिए प्लीज। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की जरूरतें हैं इस वक्त भारत के लिए, उस हिसाब से बजट में एलोकेशन सही की गई है? नमस्कार तमन्ना। देखिए, एलोकेशंस की का जहां तक सवाल है, बजट के समय ये होता है कि हर कोई जो एग्रीड पार्टी है या जो भी इंस्टीट्यूशन है या जो भी ग्रुप है, वह ये चाहता है कि उसको, उस क्षेत्र को उसके जरूरत के हिसाब से एलोकेशन की जाए। अब अगर देखें, इस समय सिचुएशन ये थी कि मांग नहीं है या मांग बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं डिमांड बहुत स्लो है, और इकोनॉमी के जो हालात हैं उस पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट स्लो है। तो गवर्नमेंट को जो है आगे बढ़ के प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जो कि उन्होंने किया। आप देखें, अगर पिछले साल के बजट एस्टीमेट के हिसाब से 35% और इस साल के और रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 25% कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रोथ है। परंतु जो कई चीजें ऐसी हैं जिसको डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली एड्रेस किया गया है। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि रोजगार की, और रोजगार के साथ साथ जो है वेज रेट जो है उसकी ग्रोथ की, क्योंकि वेजेस ग्रोथ जो है वो काफी स्लो हो गए हैं। सूरी साहब हैं, सूरी साहब रेस्टोरेंट का एग्जांपल देंगे, उसको हम आगे सुनेंगे। परंतु अब देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया गया, मेन जो 8 बड़े सेक्टर हैं जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, वो है एटॉमिक एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस। तो ये तीनों जो है, ये सीधे सीधे अगर आप कहिए तो आपके जो पेंडेमिक से रिलेटेड आपको नहीं दिखेंगे। परंतु ट्रांसफर ऑफ टू स्टेट्स, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो फिलॉसफी जो है इसके पीछे ये दिख रही है कि आप रोड बनाइए, रोड बनाने में या रूरल रोड बनाने में, या जब आप स्टेट्स को ट्रांसफर करते हैं पैसा, स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,11,000 करोड़ के करीब दिए गए हैं, तो उससे जो है आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका बनेगा। तो ये इसके पीछे जो है एक सोच है, और सबसे बड़ा ये है कि आपने कैपेक्स को या कैपिटल एक्सपेंडिचर या बुनियादी क्षेत्र को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए खर्चा करने की कोशिश की गई है। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार को सबको मिला दें, सारे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को, ये मिलके केवल टोटल इन्वेस्टमेंट का केवल 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जब तक प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिमांड वीक रहेगी।
यहाँ पर निरंजन हीरानंदानी को चर्चा में लेते हैं। हीरानंदानी जी, इंडस्ट्री के लिए किस तरह का ये बजट रहा? इसमें वित्त मंत्री ने चर्चा भी की कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वापस आने की ज़रूरत है, वो आएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल सरकार खूब सारा खर्चा करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है उन्होंने 35% बढ़ा दिया है। क्या वो लक्षण लग रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर एक बार फिर पैसा लगाए, निवेश करे? तमन्ना जी, आज एक तो बात स्पष्ट है कि पीएलआई स्कीम के आने के बाद ये जो सेक्टर्स उन्होंने प्रोत्साहित किया है उसमें तो काफी रुचि है और मेरे अंदाज से इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर हो जाएगा। लेकिन हम देखें ओवरऑल इकोनॉमी में ऐसे काफी क्षेत्र हैं जहां ये पीएलआई स्कीम वगैरह नहीं लागू होता है। जैसे अभी ट्रैवल टूरिज्म हो या आप देखेंगे सर्विसेज सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, वहां जो हम चर्चा करते हैं तो वहां मेरे अंदाज से कुछ और देने की आवश्यकता थी। और इसके बावजूद मैं समझता हूं, जैसे अभी हमारी बातचीत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफी जोर दिया गया है, लेकिन शायद हम इसको और भी इंक्रीज कर सकते थे। जैसे उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो काफी कम दिखाया है। आज एलआईसी एक कंपनी को देखेंगे तो वही लगभग 50-60 लाख करोड़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि जो टारगेट किया है वो कंजर्वेटिव टारगेट है और शायद उसको एक्सीड कर जाएंगे। तो ओवरऑल मैं समझता था कि और भी कुछ राहत दे सकते थे, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में कम राहत दी हुई है और दूसरे भी हैं। हम समझते हैं कि कुछ और भी मिडिल क्लास जो हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, कुछ स्टेजेस ऑफ परसेंटेज जो टैक्स के किए हैं उसको भी काफी कम कर सकते हैं। इंडिविजुअल, तमन्ना जी देखिए, इंडस्ट्री और कॉमर्स को आप मैन्युफैक्चरिंग को आप 25% टैक्स लगा रहे हैं। इंडिविजुअल के हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स 42% है, 42%। ये काफी अन्याय है। मेरे समझ रहा था कि यहाँ कुछ राहत मिलने की आवश्यकता थी और शायद दे जाएगी, लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि कुछ जो अग्रेसिवनेस सरकार ने दिखाई है वो सही है इंफ्रास्ट्रक्चर और वो डेवलपमेंट पे, और मैं उनको उसके कारण बधाई दे रहा हूँ। कबीर सूरी, ये सवाल जो वित्त मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी पूछा गया कि क्या आपने पेंडेमिक हिट सेक्टर्स के लिए काफ़ी किया है? तो एक तो जो इमरजेंसी लिंक्ड गारंटी क्रेडिट स्कीम है उसमें 5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया है। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए बजट किए गए हैं फॉर एमएसएमईज। क्या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी? क्योंकि सरकार की जो फिलॉसफी लग रही है वो ये है कि हम आपको हैंड आउट नहीं देंगे, आप लोन लीजिए, हम लोन फैसिलिटेट करेंगे एंड यू गेट बैक ऑन योर फीट। क्या जो इंडस्ट्री है उनके लिए इस समय ये काफी था? नहीं, the current 2023 ECLGS जो अप्रूव हुआ है 50,000 करोड़ for the industry, इसकी लागू is not for everyone. You know, people who have debt on their balance sheets are the only ones that can take a top-up loan on this amount. It is a loan on top of a loan. What the industry requires is fundamentally our ITC tax credit back. GST input tax credit has been removed for our industry. It is a simple ask. We require this back. 25% of restaurants across India have shut down. 24 million people have lost, 24 lakh people have lost their jobs. We need to worry about how to re-employ people. We need to worry about how to support the existing restaurant fraternity, hospitality fraternity. Ultimately, yahi fraternity is the second largest contributor to the Indian GDP. It is the second largest employer after the Indian Railways. और हमें support नहीं मिल रहा. This is the biggest travesty of what has happened.
लेट मी कम टू अविनाश। अविनाश, एक बहुत बड़ी हेडलाइन जो आज की आई है वो है क्रिप्टो टैक्स पर। अब तक जो स्टेटमेंट्स आए हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस से वो पॉजिटिव हैं, वो कह रहे हैं कि चलो कम से कम हमें रिकग्नाइज तो कर लिया क्योंकि आप हम पर टैक्स लगाएंगे यानी हम वाजिब हैं। लेकिन 30% टैक्स आप लॉसेस ऑफसेट नहीं कर सकते हैं और 1% TDS, ये क्या इन्वेस्टर्स को डरा नहीं देगा? देखिए, अगर हम डिटेल में जाएं तो ऑब्वियसली लगता है, अगर हम हेडलाइन देखें तो थोड़ा टैक्स ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि पहले भी टैक्स नहीं था, पहले भी टैक्स था क्रिप्टो के ऊपर, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा लग रहा है। बट मुझे लगता है कि बेसलाइन एक तरीके से क्रिएट करता है कि क्रिप्टो की लेजिटिमेसी के लिए, और जो लोगों के माइंड में एक थोड़ा सा डर था कि क्रिप्टो में अगर ट्रेड करेंगे तो वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, तो मुझे लगता है उससे काफी क्लैरिटी मिलती है। और जैसे आपने कहा कि एक तरीके से थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिलती है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि क्रिप्टो इलीगल था, बट लोगों के माइंड में कुछ था कि पता नहीं लीगल है कि इलीगल है। तो ऑब्वियसली फाइन प्रिंट में जाना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं कि अगर थोड़ा ज्यादा लगता है लोगों को। बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग एक बेसलाइन क्रिएट होती है, और मुझे लगता है कि इससे इंडस्ट्री को काफी क्लैरिटी मिलेगी। सिर्फ ट्रेडर्स को नहीं, ट्रेडर्स के लिए तो क्लैरिटी है ही है। मुझे लगता है कि जो लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी साइड से जो लोग इनोवेट करना चाहते हैं, जो लोग इसमें अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए, उनको भी काफी आई थिंक मुझे लगता है कि काफी उनको एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री एक लेजिटिमेट पार्ट है इंडियन इकोसिस्टम का, और टैक्स के मामले में और ग्लोबल लीडरशिप के मामले में मुझे लगता है कि ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है। अविनाश, आप कह रहे हैं कि लेजिटिमेसी मिल गई क्योंकि टैक्स लग गया, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी तक क्रिप्टो बिल आया नहीं है, तो लीगल डेफिनेशन आनी बाकी है, ये पार्लियामेंट से पास होनी है, और दूसरी तरफ एक इंडिकेशन ऐसा आ रहा है कि सरकार का मैसेज है कि आप क्रिप्टो से थोड़ा बच के रहिए। क्या आपको लगता है कि जो कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ज़्यादा वॉल्यूम आपको भी पता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में छोटे छोटे अमाउंट्स के आते हैं, उनके लिए एक चिलिंग इफेक्ट होगा? देखिए, इसमें क्या है कि जो एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, जो क्रिप्टो है अभी भी एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है। ओके, तो हम लोग भी जो एक्सचेंज की तरफ से भी हम लोग बोलते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो अगर वो चीज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बुराई है। आई थिंक स्टॉक मार्केट में भी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो और दूसरा जो आपने बोला कि बिल, हाँ बिल तो खैर आना बाकी। आई थिंक जो गवर्नमेंट का स्टैंड हमको लग रहा है कि, और जो डिले हो रहा है बिल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हेस्ट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, और सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे काफी कंसल्ट कर रही है इस बिल के ऊपर, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज और ध्यान देनी चाहिए कि जो बिल आएगा भी वो एक तरीके से जो हमको लग रहा है कि उस तरीके से रेगुलेट करने के लिए आएगा, बैन के लिए नहीं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको सुनाई दे रहा है। तो अगर हम आज की सिचुएशन देखें और इवन एक साल पहले की सिचुएशन देखें तो क्रिप्टो कभी भी इलीगल नहीं था इंडिया में। ओके, हम लोग जो बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज है क्रिप्टो, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, सो जो कॉम्प्लेक्सिटी है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करेगी, कैसे हम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि जैसे जो बैंक की कंप्लायंस होती है केवाईसी की और एएमएल की, उसको कैसे हम लोग फुलफिल करें। तो वो सब चीजें हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर उसमें क्लैरिटी आती है तो काफी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इस इंडस्ट्री को। बट लीगैलिटी का कभी आई थिंक क्वेश्चन मार्क नहीं था इस इंडस्ट्री के ऊपर पहले भी, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था। तो हम जो लोग लुक रहे हैं कि हम जो इंडस्ट्री जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि भाई के डिटेलिंग में जो क्लैरिटी चाहिए, कुछ ऑब्वियसली ग्रे एरियाज हैं, वहां पे क्लैरिटी मिलेगी, वो आ जाएगी।
बजट के ऐलान से ज्यादा एक शानदार अपडेट। आज क्रेड ऐप एक लकी टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए पूरी तरह से इनकम टैक्स का भुगतान कर रहा है। क्रेड ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान कीजिए और पाइए 100% टैक्स बैक। Knowledge partner Deloitte. Co-powered by ET Money. Invest in freedom to choose. Download the app. Co-powered by the all-new Thar. Explore the impossible. Banking partner Bandhan Bank. In association with Sundaram Mutual, unearthing opportunities. In association with Capri Global Capital Limited. सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। ये तैयारी है डब्बे में दावत बांधने की, चमकती शर्ट पहनकर ऑफिस जाने की, मोहल्ले के छक्के छुड़ाने की और सच कर दोस्तों से मिलने की। हम हैं भारत और अब हम तैयार हैं खुशी के छोटे बड़े पलों में जिंदगी खुलकर जीने के लिए। भारत को हर रोज तैयार करता है स्नैपडील। ये सारे जर्म्स एब्सेंट। यस टीचर, परफेक्ट अटेंडेंस। नीम की शक्ति वाला निमाइल हटाए 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म्स। निमाइल घर, शुद्ध घर। A billion aspirations are ready to fly. Will the budget give them wings? LIC presents Big Billion Budget, co-sponsored by CoinSwitch. Catch the most exhaustive coverage of Budget 2022 on economictimes.com and the ET app. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हाय मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? मेरे सपनों का राजा कब आएगा तू? आई रुत मस्तानी। सोच क्या रही है? फेरे तो हो गए। इम्पॉसिबल। वो क्या होता है? जो देश की ग्रोथ थियरी है वही तो बिग स्टोरी है। नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। बाजार के उठा पटक से जो आगे की खबर है बस वही तो निकुंज की नजर है। आपको इंडिपेंडेंटली समझना चाहिए कि किस देश की क्या रणनीति है। पढ़ाई लिखाई, कमाई शादी या फिर EMI, फाइनेंशियल फिलॉसफी कविता से समझो मेरे भाई। 18 हाउस स्वदेश का मकसद अपने हर दर्शक को आर्थिक साक्षरता और आर्थिक आजादी की ओर ले जाना है। ब्रेकिंग और न्यूज फ्लैश की होड़ से परे है, फिर भी खबरों में सबसे पहले, सबसे खरे हैं। 1 घंटे में सिर्फ न्यूज नहीं, देश को बढ़ते देखिए। स्वदेशा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। एक और बड़ा अनाउंसमेंट जो हमारे दर्शकों ने शायद नोट किया हो कि एक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी की भी घोषणा की गई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ये आएगा। यहाँ पर देखना होगा कि वो किस तरह का शेप लेता है। लेकिन बड़े सवालों पर वापस हम आते हैं, क्योंकि इस बजट से कई सारी उम्मीदें थी उन तबकों की जिनको पेंडेमिक की मार पड़ी है। इस पर हम लौटते हैं और कबीर सूरी, आपने पहले कहा कि
आपकी इंडस्ट्री को सीधे मदद की ज़रूरत चाहिए थी, लेकिन अगर आप 2020 से ही नोट करें तो सरकार का रिस्पॉन्स और रिएक्शन हमेशा रहा है कि हम आपको बस हथेली में पैसे नहीं देंगे, हम आपके लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी करेंगे कि आप सरवाइव कर पाएं। उस लिहाज से क्या आप आगे चाहते हैं इस सरकार से? I think simply restoration of tax credit ITC on GST is our biggest ask. If the government is able to provide this, we don't need anything else. This on its own will allow us to bring liquidity back into our system. Second is that ki jahan moratorium possible ho, when it comes to utilities, excise, fees, loans, there in the immediate, we must get moratorium, because taking a loan on top of a loan on top of a loan is not the solution to the immediate problem. We are anyway drowning. You are providing us more loans to drown further. We can't service the current loans. So what we require is, fundamentally, we need our restoration of GST, which is our constitutional right as a citizen and as an industry to this country. And what we also ask is for a ministry or a department that we can deal with, to deal with all our specific state-related problems or central problems. We are currently having to deal with multiple agencies, multiple licenses. It is easier to open a sandwich, to get a license, to get a gun license than to sell a sandwich in the current scenario of India. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत सारी बातें हुई हैं, शायद उस तरफ और काम किया जाएगा। समय कम है, लेकिन देवेंद्र पंत जी, जस्ट टू रैप अप, यहाँ पर आगे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी सारी जो पॉलिसी डिसीजंस है वो बजट के बाहर ली जाएंगी? ये एक शॉर्ट स्पीच था, ज़्यादा अनाउंसमेंट्स वैसे नहीं थे, और ट्रू टेस्ट तो इम्प्लीमेंटेशन का ही रहता है। तमन्ना, देखिए, जो बजट है वो एक पर्टिकुलर डे का इवेंट है, और अगर बजट को असली में देखा जाए तो एक तरह से ये है कि कहाँ कैसे रुपया आएगा और कैसे खर्चा होगा। रिफॉर्म पॉलिसीज थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं और चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आज की इस समय जो स्थिति है, आज से महीने और 2 महीने बाद स्थिति जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है, बिल्कुल विपरीत हो सकती है, या बिल्कुल ही बहुत अच्छी हो सकती है। कच्चे तेल के दाम अभी जो 85 या $90 पर बैरल है, वो 40 पे भी आ सकता है या 150 पर भी आ सकता है। अगर हम ये कह के कि भाई हमने बजट कर लिया और उसके बाद हम अगले बजट में इसको करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो रिफॉर्म मेजर जो है, जैसे अविनाश जी ने क्रिप्टो के बारे में बोला, तो वो डिसीजन धीरे धीरे आएगा। सरकार कुछ करेगी, आरबीआई कुछ करेगा, और उसके बाद वो डिसीजन आएगा। उम्मीद है इसी तरह सूदी साहब के भी कुछ डिसीजन जो है, रिलेटेड जो डिसीजन है, क्योंकि देखिए इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है वह ये है कि इकोनॉमी में डिमांड या मांग जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, क्योंकि अगर हम देखें वेजेस ग्रोथ जो है वो ऑल्टर कर रहा है, वो स्लो डाउन कर रहा है, और जब तक ये डिमांड रिवाइवल नहीं होता हमें इन्वेस्टमेंट रिवाइवल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आज कुछ स्टेप लिए गए हैं और आज अब से 1 महीने या 2 महीने बाद उन स्टेप्स के ऊपर और 2 स्टेप्स लेने की जरूरत है, या जो डिसीजन आज लिए गए हैं उसमें कुछ चीज बदलाव की जरूरत है, तो मेरा यह मानना है कि सरकार वो स्टेप्स, वो कदम उठाएगी और बदलाव जो चाहिए वो उस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से जो बदलाव चाहिए वो करेगी। बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।